आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में सभी स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं, क्योंकि हॉरेरी समझ में आ जाती है लेकिन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ कुछ इसके टिप्स शेयर करूंगी, टिप्स भी कह सकते हैं, और ये एक एसेंशियल बातें हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि जन्म समय शुद्धिकरण। हम जो भी कस्पल को जानते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। एक छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, ज़्यादा लंबा ना जाते हुए, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही इस पे वीडियो बना चुके हैं। हमारी जो थ्योरी है वो सब लॉट पर काम करती है और सब लॉट की ड्यूरेशन फ्यू सेकंड्स में चेंज हो जाती है। हमारा ये मानना है कि कोई भी जातक कभी भी किसी से सिमिलर नहीं होता, तो इसीलिए ईच इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप जो रहता है वो यूनिक रहता है। कभी किसी का हॉरोस्कोप किसी दूसरे से कभी मैच नहीं करता। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी नोटेड टाइम होता है हमें उसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें ये ज़रूरत होती है कि हम अपना एक्चुअल बर्थ टाइम जानें कि हमारा एक्चुअल बर्थ टाइम क्या है, तभी हम किसी नेटल चार्ट से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए देखिए सबसे ज़रूरी है, जब भी आप किसी नेटिव का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिस भी क्षण आप उसका डेटा अपने लैपटॉप में डालते हैं, तो जैसे ही चार्ट क्रिएट होता है तो जो भाव चार्ट की विंडो है उसके नीचे उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स आ जाते हैं। 4 रूलिंग प्लैनेट्स असेंडेंट के होते हैं और 4 रूलिंग प्लैनेट्स मून के होते हैं। तो उस समय के आप रूलिंग प्लैनेट्स आप नोट कर लीजिए। हालांकि जहाँ पर डेट का डाउट नहीं है, समय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सपोज़ जैसे अब जो भी बर्थ होते हैं हॉस्पिटल्स में होते हैं और नोटेड समय में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तो अप्रॉक्स उसी के आसपास ही 1-2-3 मिनट के फ़र्क में समय मिल जाता है। तो वहाँ पर हम जो लग्न की पोजीशन है हम आरपी मून से करेक्ट करते हैं, वो वहाँ हमें हेल्प करते हैं। और अगर किसी को अपने डे का डाउट है, मंथ का डाउट है, या किसी को अपने ईयर का डाउट है और उनके पास समय भी अप्रॉक्स समय है, तो उसके लिए क्या है कि हम मंथ, ईयर और डे का जो डाउट है वो आरपी असेंडेंट की मदद से हम उसको ठीक करते हैं। इस पर एक वीडियो मैं बहुत जल्दी ही बनाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आरपीज़ की मदद से हम बीटीआर करते हैं जब हमारे पास डे का डाउट हो या किसी को मंथ का डाउट हो या समय भी उसके पास एग्जैक्ट ना हो। तो आप उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स नोट करके रख लीजिए। तो जो रूलिंग प्लैनेट मून होंगे वो आपकी बहुत मदद करेंगे असेंडेंट की पोजीशन को करेक्ट करने में। दूसरा, जिस जगह पर जिस जगह पर नेटिव का जन्म हुआ है, यानी कि जिस भी हॉस्पिटल में नेटिव का जन्म हुआ है, आप उस जगह के एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल कर रख लीजिए। वो आजकल इजीली गूगल से अवेलेबल हो जाते हैं और उसको आप डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और आप चार्ट में वही लेट लॉन्ग डालिए, क्योंकि एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ अब एक दिल्ली है, दिल्ली इतना बड़ा है, कई किलोमीटरों में फैला हुआ है, तो एक बच्चा अगर साउथ दिल्ली में पैदा हो रहा है और एक अगर नॉर्थ दिल्ली में पैदा हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके लेट लॉन्ग फ़र्क होंगे, तो सब लॉट्स की पोजीशन डेफिनेटली फ़र्क आती है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जहाँ हमें रेक्टिफिकेशन में दिक्कत आती है उसके पीछे सही लेट लॉन्ग का ना होना है। अच्छा, लेट लॉन्ग आपके करेक्ट होने के बाद आपके जो भी लाइफ इवेंट्स हैं, तो उसमें अगर आपका कोई भी डेथ का इवेंट है, सपोज़ आपके ग्रैंडफादर की डेथ है या फादर या मदर में से किसी की डेथ है, तो वो आपके रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है,
सपोज़ आपके ग्रैंडफ़ादर की डेथ का इवेंट है, तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन के लिए बैठेंगे, आपको कोई 1 7 10 से सिग्निफ़ाई पहले करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ ये नोट डाउन करके रख लीजिए कि कौन से प्लैनेट्स को आप एज़ अ असेंडेंट एसेसेंट रख सकते हैं, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। वो आपके पास 3 4 5 6 प्लैनेट मिल ही जाते हैं। बहुत रेयर चांस में होता है, कभी-कभी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लैनेट होते हैं जिन्हें हम असेंडेंट एसेसेंट रख सकते हैं। तो उसके बाद आप डायरेक्टली जो ग्रैंडफ़ादर की डेथ है उसको अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिए डायरेक्टली, और सबसे पहले आप डेथ का इवेंट मिलाने का प्रयत्न कीजिए। जब आप डेथ का इवेंट मिला लेंगे, उसके बाद जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं, जैसे मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, ये मेन मेजर इवेंट रहते हैं, फिर आप उनको अप्लाई कीजिए। जब जिस समय पे आपका डेथ का इवेंट, मैरिज का इवेंट और चाइल्ड बर्थ का इवेंट भी मिल जाता है, फिर आप जेनेटिकल कनेक्शंस मिलाइए, 1 7 10 मिलाइए। अगर आपका टाइम सही होगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सपोज़ अगर जैसे आप दादा की या फादर की या मदर की किसी की भी डेथ मिला रहे हैं, उनकी डेथ अगर राहु या केतु की दशा में हुई है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर उनकी डेथ आपकी कुंडली की जो राहु या केतु की दशा थी उसमें हुई है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि राहु और केतु अपने साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड का भी रिजल्ट देते हैं। यानी कि जब हम राहु को पढ़ते हैं तो 3 प्लैनेट को पढ़ते हैं, राहु एज राहु, राहु एज साइन लॉर्ड, राहु एज स्टार लॉर्ड। तो जब आप डेथ का इवेंट मिलाएंगे तो राहु के तीनों प्लैनेट डेथ को सिग्निफाई करने ज़रूरी हैं। यानी कि राहु एज राहु भी सिग्निफिकेटर बनेगा, राहु एज साइन लॉर्ड भी बनेगा, और राहु एज स्टार लॉर्ड भी डेथ का सिग्निफिकेटर बनना ज़रूरी है। अगर आपका एक भी प्लैनेट सिग्निफिकेटर नहीं बनता है तो इट मीन्स वो रेक्टिफिकेशन गलत है, उसमें अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम केतु के ले लेंगे, और कभी कभी तो ये प्लैनेट क्या होता है, अगर राहु केतु के नक्षत्र में है और या केतु राहु के नक्षत्र में है तो ये प्लैनेट कभी कभी 4 या 5 प्लैनेट भी हो जाते हैं। तो सभी के सभी को डेथ को सिग्निफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 प्लैनेट मिला लिए और एक अगर नहीं बन रहा तो वो ओके हो गया। राहु के तीनों प्लैनेट जब तक डेथ को सिग्निफाई नहीं करेंगे वो डेथ नहीं होती है। तो ये पहले मेजर इवेंट्स मिला लेने के बाद आपको फिर अपनी लाइफ के जो दूसरे इवेंट हैं, जैसे सपोज़ फॉरेन ट्रेवल है, या आपने कोई कार ख़रीदी, या आपने कोई घर ख़रीदा, या आपके पास अपनी डेट ऑफ जॉइनिंग जॉब है, फिर आप उसको मिलाइए। या कभी आप किसी समय बहुत बीमार पड़ते हैं, 2-4 दिन हॉस्पिटल लगा के आए, उसको मिलाइए। या आपका कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ हो, उसको मिलाइए टिल प्राणा लेवल तक। और इसके साथ ही एक चीज़ और देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज़ हम डेथ मिला रहे हैं, डेथ का इवेंट है उसको मिला रहे हैं, और ये चीज़ देखी गई है कभी कभी डेथ का इवेंट भी आपका 2 जगह मैच हो जाता है। सपोज़ अगर आपका नोटेड टाइम 1:50 है, तो एक डेथ का इवेंट आपका 1:48 के आसपास भी मिल रहा है, और एक डेथ का इवेंट आपका 1:45 के आसपास भी मिल रहा है। तब बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको अब किस टाइम को सही माने। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, एक टाइम में डेथ बहुत स्ट्रांगली मिल रही होगी, और एक टाइम में जो डेथ है कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होगी। जैसे सपोज़ साइन लेवल, स्टार लेवल पे होगी, और एक जगह डेथ जो है आपकी सब लेवल पे होगी। तो आपको जो डेथ आपकी सब लेवल पे मिल रही है, सब लेवल पे सिग्निफाई हो रही है, आपने उसी को लेना है। क्योंकि डेथ का इवेंट हमेशा कभी भी साइन लेवल पे नहीं होता, वो सब लेवल पर या प्लेनेट उस भाव में बैठा होगा तभी होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसमें काफ़ी सफलता मिल जाती है। और इसके अलावा आपको क्या देखना है कि सपोज़ जेनेटिकल कनेक्शन आपने मिला लिए, जेनेटिकल कनेक्शन अगर आपके स्टार लेवल पर मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर सब लेवल पे और सब लेवल पर भी मिलते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आप मैच कर सकते हैं, सपोज़ जहाँ आपने डेथ का इवेंट मिलाया स्ट्रांगली मिल रहा है और वहाँ आपके जेनेटिकल भी स्टार लेवल पे मिल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उस टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे। और जब आप शादी का इवेंट मिलाते हैं तो शादी का इवेंट आपको टिल प्राणा लेवल तक मिलाना है,
आपको जिस समय आपके फेरे हुए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी ने आपको शादी की डेट 12 तारीख दी तो 12 तारीख दी तो रात को 12 बजे के बाद वो 13 तारीख लग जाती है। और मोस्टली कईयों के फेरे जो हैं वो मॉर्निंग सुबह 3-4 बजे के आसपास लेने हैं। तो आपको फेरों का समय लेना है, फेरों के समय पे आपको प्राणा देखना है और ट्रांजिट भी उस समय मून का देखना है जो फेरों के समय का रहता है, क्योंकि फाइनली शादी उसी समय मानी जाती है। इसी तरह जब अगर आपकी सपोज़ जॉब में कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे कभी आपने कुछ वर्षों में अपनी जॉब में बहुत दिक्कत महसूस की, आप उसको भुक्ति से मिला सकते हैं। या आपकी मदर का जैसे सपोज़ हेल्थ अच्छी नहीं रही तो वो आप भुक्ति से मिला सकते हैं, क्योंकि कोई भुक्ति अगर या भुक्ति या दशा अगर 4 को इन्वॉल्व करके 3, 9, 11 की सिग्निफिकेटर बनेगी तो उस केस में क्या होता है कि मदर की हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि 3, 9, 11 मदर के लिए 6 से 12 हो जाते हैं। इसी तरह अगर फादर की हेल्थ अफेक्टेड रही हो तो 9th का अगर लिंक आपका 9th को इन्वॉल्व करके वो 2, 4, 8 की सिग्निफिकेटर बनती है तो फादर के 6, 8, 12 एक्टिव हो जाते हैं। तो ये खैर आगे के काफ़ी आगे के प्रोसेस हैं, लेकिन पहले जो प्रोसेस हैं आप डायरेक्टली डेथ का इवेंट लगाइए, उसके बाद आप शादी लगाइए, चाइल्ड बर्थ का इवेंट लगाइए, फिर अगर वो सारे इवेंट आपके मिल जाते हैं फिर आप जेनेटिकल मिलाइए और 1/7/10 मिलाइए। लेकिन फिर आपको कहूँगी कि लेट लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जैक्ट प्लेस के लेट लॉन्ग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। और बाकी रूलिंग प्लैनेट्स देखिए बहुत ही डिवाइन एस्पेक्ट्स है। आप जब भी कोई भी कुंडली पे काम करना स्टार्ट करें अपने इष्ट को ज़रूर याद करें, अपने भगवान को स्मरण करें, क्योंकि कई बार वो बहुत हमें बढ़िया रूलिंग प्लैनेट्स मिल जाते हैं कि जिससे हमें रेक्टिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। तो आई होप मैंने जो भी आज आपको बातें बताई आपको उनसे काफ़ी मदद मिलेगी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। और मैं एक हॉरोस्कोप पे काम कर रही हूँ कि जिसमें हमें उनको डे का डाउट था, उनको टाइम का डाउट था, तो किस प्रकार से मैंने उसको रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से उनके बर्थ चार्ट को रेक्टिफाई किया, तो उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।